नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक कुमार द्विवेदी और देवझरी टाइम्स में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया, जो कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है, इसके साथ ही कई मुद्दों पर हम आज इनसे चर्चा करेंगे। विक्रांत जी, चुनाव आप जीते हैं, उसके बाद लगातार क्षेत्र में भ्रमण भी हो रहा है। क्या मुद्दे थे जो चुनाव में आपने देखे और अब किन मुद्दों की पूरी करने की यहाँ पर जरूरत जो झाबुआ विधानसभा में खासतौर पर देखने को मिल रही है? वह एक बहुत महत्वपूर्ण जगह स्थित है और क्योंकि गुजरात बॉर्डर पर है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ से ज़बरदस्त पलायन होता है, क्योंकि यहाँ पर रोज़गार के अवसर इतने नहीं मिल पा रहे हैं। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, बिजली की समस्या है, क्योंकि एक कोना पड़ता है। और सबसे बड़ा जो चुनाव के मुद्दे यही रहते हैं कि आने वाले समय में किस तरह से अपन यहाँ पर मेडिकल कॉलेज लेकर आ सकते हैं, किस तरह से एक नर्मदा का पानी राणापुर में लाना एक बहुत बड़ा बहुत पहले से बीजेपी द्वारा लगातार घोषणा करी जा रही है, पर आज तक राणापुर प्यासा क्यों है, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। और लगातार जिस तरह से नशा ज़बरदस्त व्याप्त होते जा रहे हैं झाबुआ जिले में, मतलब ड्रग्स इतने ज़्यादा सामान्य हो गए हैं और इसको लेकर जब भी प्रशासन से शिकायत करते हैं तो वो उस बात को सुनते नहीं हैं। तो ये सब मुद्दों को लेकर हम गए थे और लोगों ने इस चीज़ को क्योंकि ये मुद्दे उठाए बहुत सराहा भी, और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि किस तरह से हम यहाँ पर रोज़गार के अवसर बढ़ा सकें और जो पलायन बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है उसको कम करें, ताकि यहाँ पर अगर संसाधन ज़्यादा होंगे, यहाँ पर रोज़गार के अवसर ज़्यादा होंगे तो लोग कम पलायन करेंगे। कांग्रेस को उम्मीद थी, इस बार लगभग सरकार बनने की उम्मीद थी, लेकिन बड़ा डिफरेंस जो परिणाम आए उसमें दिखाई दे रहा है। दिग्विजय सिंह से लगाकर कई नेताओं के ईवीएम को लेकर भी बयान आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को कि क्या ईवीएम में गड़बड़ है या कांग्रेस अपनी बात को जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, उन्हें समझा नहीं पाई? सबसे बड़ी बात है ये जो परिणाम थे, बिल्कुल भी किसी ने नहीं सोचा था इस तरह के परिणाम आएंगे। बड़े से बड़ा पत्रकार हो, बड़े से बड़ा अधिकारी हो और जनता के सब लोग हों, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ एक ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, ज़बरदस्त आक्रोश था, क्योंकि उन्होंने लगातार घोषणाएं करी, वादे करे, पर किसी भी वादे को पूरा नहीं करा था। और ये जब परिणाम है तो निश्चित तौर पर ईवीएम पर सवाल उठते हैं, और जो ईवीएम पर विश्वास कम हुआ है, हमारा ये कहना है चुनाव आयोग को कि आप अगर ईवीएम नहीं हटाना चाहते हैं तो कम से कम जो वीवीपैट की स्लिप होती है, जो पर्ची होती है, वो आप मतदाता को दे दें और वो मतदाता देख ले, उसको हाथ में पकड़ ले कि हाँ मेरा वोट सही जगह जा रहा है, और उसको एक वहां पर एक बक्सा जो उसमें डाल दें। तो जब भी आपकी काउंटिंग होगी तो वो सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति का जो पर्ची भी प्रिंट हुई है, क्योंकि अभी अब बहुत सारे ऐसे वीडियोज आए हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि व्यक्ति दिखता कुछ और है और प्रिंट कुछ और हो जाता है। तो अगर वो कांग्रेस को दे रहा है और बीजेपी का फूल उसमें छप रहा है तो ये चीज पर भी जांच होना चाहिए। और हमारा ये कहना है कि अगर वीवीपैट और ईवीएम नहीं हटाना चाहते कोई बात नहीं, पर कम से कम जो पर्ची मिलती है वो पर्ची मतदाता को मिलना चाहिए और वो मतदाता उसको अपने माध्यम से जो बैलेट बॉक्स है उसमें डालने का काम करे। तो इससे आपके दोनों परेशानियां भी का हल भी हो जाएगा, और जो विश्वास एक ईवीएम पर उठ गया है इससे जो जिस तरह के नतीजे आए हैं, तो निश्चित तौर पर फिर चुनाव आयोग पर वापस विश्वास स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। कहते हैं हम प्रदेश में सरकार ने मंत्रिमंडल गठन कर लिया है, मुख्यमंत्री जी लगातार कैबिनेट की बैठक भी ले रहे हैं, अभी जबलपुर में बैठक हुई है, लेकिन जो एक युवाओं का रोजगार का मुद्दा था जो चुनाव में भी उठा, कई भर्तियां की परीक्षाएं हो चुकी है, अभी तक परिणाम नहीं आए हैं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो है, जो धर्म या सनातन की आड़ में जो मुख्य मुद्दा रोजगार का है, जिसकी अभी जरूरत है युवाओं को, उस ओर जा रही है या युवाओं का ध्यान भटका रही है? कैसे देख रहे हैं आप इसको? पूरे रोजगार सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये कहा गया है कि भूखे पेट भजन ना हुए, और जब रोजगार नहीं रहेगा तो आदमी अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा, उनका एजुकेशन कैसे अच्छा रखेगा, जो स्वास्थ्य सेवाएं वो कैसी होगी, क्योंकि आपने तो देख लिया किस तरह से आयुष्मान की धज्जियां उड़ गई है। आयुष्मान योजना में आज कोई भी अस्पताल आयुष्मान योजना के माध्यम से इलाज करने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक एक साल 2-2 साल का पेंडिंग बिल चल रहा है। तो आप स्वास्थ्य सेवाएं अब दे नहीं पा रहे हैं, आप रोजगार के अवसर नहीं दे पा रहे हैं, आप शिक्षा व्यवस्था अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार का काम क्या रह जाता है? सरकार का काम सिर्फ लूटपाट करना नहीं है, सरकार की ये जवाबदारी है आप एजुकेशन फ्री करो, आप हेल्थ फ्री करो, आप रोजगार के अवसर दो। ये सबसे बड़ी जवाबदारी सरकार की होती है। और निश्चित तौर पर धर्म का भी अपना महत्व है, पर धर्म के साथ साथ रोजगार एक बहुत बड़ी चुनौती है। और रोजगार के अवसर के बारे में जब हमने मुख्यमंत्री जी से बात करी तो उनके पास रोजगार की बात तो थी नहीं।
तो अब रोजगार युवाओं को नहीं मिलेगा तो वो पढ़ लिख कर पढ़ने का क्या काम है। अगर आप पढ़ लिख जाओ, 5-5 साल से आपकी परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, आपकी परीक्षाएं होती हैं तो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट आते हैं तो भर्तियां नहीं हो रही हैं, और अगर भर्तियां होती हैं तो पता चलता है उसमें धांधली हो गई, पटवारी भर्ती में क्या हुआ। और जो घोटाला करता है भाजपा के लोग, उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। आज तक एक भी व्यक्ति जेल गया क्या? चाहे व्यापम हो, चाहे पटवारी घोटाला हो, चाहे नर्सिंग घोटाला हो, चाहे शिक्षक भर्ती का घोटाला हो, चाहे कृषि विस्तारक अधिकारी का घोटाला हो, चाहे कांस्टेबल घोटाला हो, इतने सारे हुए, एक भी व्यक्ति आज तक जेल नहीं गया। तो ये साफ समझ में आता है कि इनकी मिली भगत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का एक शिवराज सिंह चौहान जी के समय जबरदस्त भ्रष्टाचार और जबरदस्त परीक्षाएं नहीं होना, तो ऐसा ना हो कि मोहन यादव जी के भी जो जब सरकार चले इस तरह की चीजें हों। तो हम लोग पूरी ताकत से इस चीज पर ध्यान रख रहे हैं, और जो घोषणाएं भाजपा ने करी उन घोषणाओं को उनको पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, आप विधायक हैं, कई वादे अभी चुनाव में भी किए हैं आपने ग्रामीण लेवल पर। अब चूंकि सरकार की उम्मीद थी लेकिन सरकार नहीं आ पाई है, अब आपके पास एक विधायक निधि का मामला बचा है, कैसे विकास होगा? क्या विधायक निधि आना शुरू हो गई है या अभी समय लगेगा इसमें? देखिए, ये पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि 230 के 230 विधायकों को विधायक निधि नहीं दी गई। और ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार की माली हालत इतनी खराब हो गई है कि विधायकों को उनके जो अधिकार की निधि है, विधायक निधि जो आती है हर साल जो आती है, उसका 1 रुपया तक विधायकों को नहीं दिया गया है। कब तक मिलेगा, कितना मिलेगा, ये कुछ भी नहीं मालूम है। तो ये अपने आप में सवाल निशान करता है कि क्या सरकार पूरी तरह से कंगाल हो गई है? क्या सरकार के पास एक भी रुपया नहीं बचा है? और जिस तरह से 25,000 करोड़ का ये कर्ज ले रही है, ये कब तक कर्ज लेती रहेगी? क्योंकि कर्ज का बोझ तो जनता को ही झेलना है। अब पहले जो बहुत कम था, अब हर व्यक्ति प्रति व्यक्ति 50,000 से ज्यादा का कर्ज हो गया है। 4 लाख करोड़ से ज्यादा तो प्रदेश पर कर्ज हो गया है। और जिस तरह से पूरे देश की माली हालत खराब हो रही है, मध्य प्रदेश की तो बहुत तेजी से खराब हो रही है। तो ये चीज दिखाता है कि हमने जो वादे करे हैं वो निश्चित तौर पर उसके लिए पूरी ताकत से हम लड़ाई लड़ेंगे, विधानसभा में लड़ाई लड़ेंगे। पर जो एक अधिकार होता है, एक विधायक का अधिकार होता है विधायक निधि का, वो विधायक निधि तक ही सरकार नहीं दे पा रही। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की माली हालत कितनी खराब है। अच्छा, कांग्रेस ने अब 2 युवा कंधों को चुना है। यूथ कांग्रेस में आप हैं, प्रदेश कांग्रेस में अब जीतू पटवारी जी हैं, और विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष के रूप में उमंग सिंगार। मतलब युवाओं पर फोकस कांग्रेस का हुआ है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, अब जनता के पास किन मुद्दों को लेकर पहुंचेंगे कि जो 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाली, उन पर कांग्रेस एक बार फिर भारी प्रचंड बहुमत से जीत पाए? कुछ योजनाएं इस बारे में आपने सोची है क्या? देखिए, सीधा सा है कि जो वादे भाजपा ने करे हैं, पहले तो पूरा का पूरा कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था, जो वचन पत्र था, उसको पूरा कॉपी पेस्ट मार दिया, पूरा कॉपी कर उन्होंने कर दिया, एक 100 रुपए बढ़ा दिए। अब यही हमारी सबसे बड़ा जो चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपने जो वादे करें उनको पूरा करें जी, है ना। चाहे लाडली बहना को आप 3,000 रुपये प्रति महीना आपको देने पड़ेंगे, गेहूं का समर्थन मूल्य आपको 2700 रुपये प्रति क्विंटल देना पड़ेगा, धान का समर्थन मूल्य आप 31 रुपये प्रति क्विंटल देना पड़ेगा, हर महीने 10-10 लाख आपको मतलब जो हर साल आप 1-1 लाख 10-10 लाख आप रोजगार देने की बात करी वो आपको देना पड़ेगी। जो परीक्षाएं रुकी हुई हैं, जिनके परीक्षाएं के रिजल्ट नहीं आ रहे, उनके रिजल्ट आपको देना पड़ेंगे। जो शिवराज सिंह चौहान जी जब कहकर गए थे कि हम ये भर्तियां करेंगे, आज तक वो भर्तियां नहीं हुई हैं। तो ये सब मुद्दे, सबसे बड़े मुद्दे तो यही तो हैं कि आपने जो बोला आप वो उतना ही पूरा कर दीजिए, ताकि अगर वो पूरा करेंगे तो हम समझ में आ जाएगा कि आपकी जो नियत है वो साफ है। अच्छा, न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी जी एक बार फिर निकल रहे हैं मणिपुर से, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, मणिपुर में जिस तरह का नरसंहार हुआ वो सबने देखा, आदिवासियों का पूरी तरह से वहां नरसंहार हुआ और सरकार के प्रोटेक्शन में हुआ। मतलब ये आप देखिए कि वहाँ सरकार बीजेपी की, केंद्र में बीजेपी की सरकार, और जो विद्रोह कर रहे हैं और जो वहाँ पर जो बंदूकें लेकर चले, वो सब सरकारी बंदूकें थी। तो ये सब जब देखा, और मुख्यमंत्री वहाँ के सोते रहे, प्रधानमंत्री सोते रहे, उन्होंने कोई भी तरह का एक्शन नहीं लिया, यहाँ तक कि एक ट्वीट तक नहीं करा या एक बार भी नहीं बोला कि मेरी संवेदनाएं मणिपुर के साथ में। तो निश्चित तौर पर मणिपुर से ये न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही, क्योंकि अगर देखिए देश एक पूरा एक माँ का अलग अलग हिस्से हैं,
और अगर कोई भी माँ के बच्चे अगर किसी को भी चोट पहुंचती तो माँ को दुख तो होता ही है। अब मणिपुर भी देश का एक हिस्सा है। हम अखंड भारत की बात करते हैं, पर अगर भारत में ही इस तरह की चीजें हो रही होती तो फिर हम कुछ उस पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तो दूसरे लोग क्यों आएंगे हमारे साथ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि न्याय दिलाना, और ये न्याय यात्रा 6000 से ज़्यादा किलोमीटर की है और 14 जनवरी से इसकी शुरुआत हो रही है। और निश्चित तौर पर हर तबका, चाहे वो कोई सा भी वर्ग हो, जिसके साथ गलत हुआ होगा, उसके न्याय के लिए पूरी ताकत से कांग्रेस लड़ेगी, राहुल जी लड़ेंगे। अच्छा, राम मंदिर को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी राम मंदिर को लेकर राजनीति कर रही है, ऐसे आरोप भी लग रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। कैसे देख रहे हैं आप इस सिनेरियो को, राम मंदिर का जो अभी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है? देखिए, राम मंदिर सबकी आस्था का प्रतीक है और राम जी के मंदिर बन रहा है, इस धूमधाम से बनना चाहिए और सब लोग इससे बहुत खुशी की लहर सब में है। अब सवाल ये उठता है कि इसका जो राजनीतिकरण करा जा रहा है, और बीजेपी इस चीज़ में माहिर है राजनीतिकरण करने में। सब लोग सनातनी हैं, सब लोग इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, सब लोग ने योगदान दिया राम मंदिर में। जब ताले लगे थे राम मंदिर पर, तो तब राजीव गांधी जी थे जिन्हें वो ताले खुलवाए थे। तो निश्चित तौर पर सब लोग और पूरा देश एकजुट होकर ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है इसमें शामिल भी होगा और हम लोग पूरी ताकत से साथ में हैं। जहां तक राजनीति का सवाल है तो बीजेपी तो ये करती आई है, अगर मैं कह दूंगा तो नहीं करेगी ऐसा तो है नहीं। वो तो राजनीति करते हैं, वो करेंगे और उसका जितना ज़्यादा वो चुनाव में उसका लाभ ले सकते हैं वो लेने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, निश्चित है कि एक बार फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार की माली हालत खराब है, अभी तक विधायक निधि प्राप्त नहीं हुई है और लोकसभा में जो कांग्रेस इस बार जाएगी वह बीजेपी के एजेंडे को लेकर जाएगी कि बीजेपी ने जो वादे विधानसभा चुनाव में करे हैं वह कब तक पूरे करेंगे और क्यों पूरे नहीं हो रहे हैं। जनता तक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसी सवाल को लेकर पहुंचेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में जो 29 सीटें हैं उन पर मतदाताओं का जन जागरण करेगा। झाबुआ से देवगिरी टाइम्स के लिए आलोक द्विवेदी।